हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी ये किस भाषा का शब्द है? आपका आंसर होगा फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी कविता है? तो सरोज स्मृति ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई कविता है? आपका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता है। कौन सी? सरोज स्मृति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? तो भारत का मैक्सिम गोर्की किसको कहा जाता है? आपका आंसर होगा कि भारत का जो मैक्सिम गोर्की है वो कहा जाता है आपका प्रेमचंद जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि आ किस प्रकार का स्वर है? तो ये जो आ है ये किस प्रकार का स्वर होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि ये स्वर है आपका अर्ध विवृत स्वर कहते हैं इसको। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उपसर्ग अध का अर्थ होगा? तो ये जो अध उपसर्ग है इसका अर्थ होता क्या है? आपका आंसर होगा इसका अर्थ होता है नीचे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी दी गई है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी परिणीत दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ यह किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो आ है आ बनता कैसे है? अ प्लस अ मिल करके क्या बनता है? आ बनता है। और ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? आपका सही आंसर ये उदाहरण होता है आपका दीर्घ संधि का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो दीर्घ संधि का जो अन्य उदाहरण होता है आपका, एक तो आ होता है, एक आपका बड़ा ई होता है और बड़ा ऊ होता है। तो आ ई ऊ ये आपका दीर्घ संधि का क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। चलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो यानी धातु में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कौन सा प्रत्यय बोलते हैं उनको? आपका आंसर होगा कि उसको कहते हैं हम क्या? तद कृत प्रत्यय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है। और प्रत्यय सामान्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है प्रत्यय। एक होता है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका तदित प्रत्यय। ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसको बोलते हैं? कि धातु में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होता है उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अखरोट किस भाषा का शब्द है? तो ये जो अखरोट है ये किस भाषा का शब्द होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि ये है आपका पश्तो भाषा का शब्द। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जलज किस प्रकार का शब्द है? तो ये जो जलज शब्द दिया गया है यहाँ पे ये किस प्रकार का शब्द होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि जलज ये जो शब्द दिया गया है ये होता आपका योग रूढ़ शब्द होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, और कौमा परंतु में अव्यय का कौन सा प्रकार है? तो यानी ये और परंतु इसमें ये कौन सा प्रकार होगा ये अव्यय का? आपका आंसर होगा कि ये हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक कहते हैं इसको। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यौवन में किस प्रकार की संज्ञा है? तो यौवन जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपका आंसर होगा कि यौवन नामक जो शब्द है इसमें होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से नित्य बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तो यानी इन चारों में से बहुवचन शब्द का चयन करना है आपको। कौन कौन से शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि इन चारों में से बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो होगा आपका आंसू। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आंसू के साथ साथ आंसू का बहुवचन क्या होता है? आंसू ही होता है। आंसू के साथ साथ अन्य जो शब्द हैं जैसे
प्राण हो गए, होश हो गए, बाल हो गए, हस्ताक्षर हो गए, दर्शन हो गए। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, यह मेरी कक्षा है, मैं यह किस प्रकार का सर्वनाम है। यानी यह मेरी कक्षा है में यह जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगी, यानी होगा इसमें, आपका आंसर है कि इसमें होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें क्यों होगा, किस प्रकार से होगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी कक्षा है, यानी यह मेरी कक्षा, निश्चित वस्तु का यहाँ पे बोध हो रहा है कि ये कक्षा किसकी है, मेरी ही है। तो यह जो सर्वनाम होगा ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आशुतोष किसका पर्यायवाची है। तो इन चारों में से आशुतोष जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची होता है, आपका आंसर होगा शिव जी का पर्यायवाची होता है आशुतोष। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, रिजु का विलोम शब्द होगा। तो रिजु जो शब्द है, इस रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, आपका आंसर होगा कि रिजु का विलोम शब्द होता है आपका कुटिल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, युद्ध करने की इच्छा के लिए शब्द चुनिए। यानी युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। क्या कहते हैं, जो युद्ध की इच्छा करने के लिए एक शब्द क्या होगा, आपका आंसर है उसके लिए एक शब्द होता आपका युयुत्सु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धविराम का चयन कीजिए। यानी इन चारों में से अर्धविराम कौन सा होगा, आपका आंसर है अर्धविराम। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया और अर्धविराम का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, किस पत्र को विचाराधीन पत्र भी कहा जाता है। तो विचाराधीन पत्र के नाम से किस पत्र को जानते हैं इन चारों में से, आपका आंसर होगा कि ये कहते हैं आपका, ये जो टिप्पण होता है ये एक प्रकार का विचाराधीन पत्र होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व दूरदर्शन दिवस पूछा गया है आपसे, ये किस तिथि को मनाया जाता है, आपका आंसर होगा कि विश्व दूरदर्शन दिवस ये मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो उत्तराखंड में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान जो केंद्र है ये इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, आपका आंसर होगा कि ये वर्ष 1977 में स्थापित होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है। तो जोशियाड़ा कृत्रिम झील ये कहाँ पे अवस्थित है, किस जनपद में है, आपका आंसर है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विवाह से संबंधित चाला रस्म का संबंध किस जनजाति से है। तो ये जो चाला रस्म है, इस चाला रस्म का संबंध किससे है, विवाह से संबंधित है ये चाला रस्म, और ये किस जनजाति से संबंध रखता है, आपका आंसर होगा कि ये संबंध रखता है आपका थारू जनजाति से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की 5 जनजातियों को, कितनी, उत्तराखंड की जो 5 जातियां हैं उन 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी घोषित किया गया है। कितनी जातियों को, 5 जातियों को। और ये जो घोषणा, यानी ये जो 5 जातियां हैं, 5 अनुसूचित जनजातियां हैं उत्तराखंड में, ये किस वर्ष घोषित की गई थी, आपका आंसर होगा 1967 में। तो 1967 में क्या होता है कि उत्तराखंड की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन ए आप सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं पूछा गया, 2001 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व कितना था। आपका आंसर होगा कि 2001 के अनुसार था ये जनसंख्या घनत्व 159। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में किस वर्ष कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई थी। तो उत्तराखंड में कृषि विविधीकरण जो योजना है ये किस वर्ष शुरू की जाती है, आपका आंसर है ये शुरू होती है वर्ष 2001 में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि गेरवे मृद भांड संस्कृति वाला नगर किसे कहा जाता है। तो गेरवे मृद भांड संस्कृति वाला नगर वो किसको कहते हैं, इन चारों में से आपका आंसर होगा वो कहते हैं आपका हरिद्वार को। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस सिद्ध में लोग
पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं, तो किस सिद्ध में मांगते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि कालो सिद्ध में, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि शक्ति मंदिर कहाँ स्थित है? तो शक्ति नामक जो मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि शक्ति मंदिर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस वर्ष लंदन फोर्ट का हस्तांतरण कुमाऊं मंडल विकास निगम को किया गया? तो किस वर्ष किया गया है? आपका आंसर होगा ये किया गया है आपका वर्ष 2018 में, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? यानी हिमांशु जोशी ये का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा हिमांशु जोशी ये आपका साहित्यकार से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो उत्तराखंड में चाय कमेटी ये किस वर्ष गठित होती है? आपका आंसर होगा कि उत्तराखंड में चाय कमेटी ये 1834 में अस्तित्व में आती है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य की जनता ने सर्वप्रथम किस स्थल को आज़ाद घोषित किया? तो किस स्थल को आज़ाद घोषित किया गया है टिहरी राज्य की जनता के द्वारा? आपका आंसर होगा कि ये किया गया है आपका सकलाना जो क्षेत्र है उसको आज़ाद नाम से घोषित किया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बहादराबाद में उत्खनन किसने करवाया? तो बहादराबाद में उत्खनन ये किसके द्वारा करवाया जाता है? इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो फतेहपति शाह की संरक्षिका पूछी गई है आपसे कौन थी? आपका आंसर होगा कि उनकी संरक्षिका थी महारानी कटौची, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सिवनी देवी शाह का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो विष्णी देवी शाह का जन्म ये कहाँ पे होता है? आपका आंसर होगा कि विष्णी देवी शाह का जन्म ये होता आपका बागेश्वर में, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो उत्तराखंड में भैला एक नृत्य होता है, ये जो नृत्य ये उत्तराखंड में किस अवसर पर करते हैं? आपका आंसर होगा कि ये किया जाता है आपका दिवाली या फिर दीपावली के अवसर पर, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस स्थल से शिव की धनुषाकार मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है? तो उत्तराखंड के किस स्थान से धनुष आकार में मुद्रा यानी धनुषाकार मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त की गई है? आपका आंसर होगा कि ये मूर्ति लाखामंडल से प्राप्त हुई है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मिर्जय किसका पारंपरिक परिधान है? तो मिर्जय ये क्या है? ये एक पारंपरिक परिधान है, तो किसका पारंपरिक परिधान होगा? आपका आंसर है कि ये जो मिर्जय नामक पारंपरिक परिधान है ये पुरुषों से संबंध रखता है, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है पटवारी घराट एवं चाय किसकी रचना है? तो पटवारी घराट एवं चाय ये क्या है? ये रचना के नाम है और ये रचना किसके द्वारा रची गई है? आपका आंसर होगा कि ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं हैं आपकी ये R.S. टोलिया जी की, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सन 1960 में उत्तराखंड से एक साथ कितने जिलों का गठन हुआ? तो वर्ष 1960 में उत्तराखंड में कितने जनपदों का गठन होता है? कितने जनपद अस्तित्व में आते हैं उत्तराखंड में 1960 में? आपका आंसर होगा कि ये आते हैं आपके 3 जनपद अस्तित्व में आते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है पर्वतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो पर्वतीय विकास परिषद ये किस वर्ष गठित होता है? आपका आंसर होगा ये 1969 में अस्तित्व में आता है, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो ये आप जानते हैं कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है वो आपका वर्ष 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में हुआ है प्रथम अधिवेशन, और इस प्रथम अधिवेशन हुआ आपका 1917 में। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि कुमाऊं परिषद का जो गठन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना ये होती है आपकी 1916 में ये अस्तित्व में आता है। 1917 में प्रथम अधिवेशन होता है, 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है, 1919 में ये तीसरा अधिवेशन होता है। तो इस प्रश्न का पहला जो अधिवेशन है वो आपका
2017 में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रपातकर्ता सच्चिदानंद भारती का व्यावसायिक पेशा क्या था? तो पानी राखो आंदोलन के जो प्रणेता के रूप में या फिर सूत्रपात के रूप में हम किसको जानते हैं? सच्चिदानंद भारती जी को जानते हैं। और सच्चिदानंद भारती का मूल व्यवसाय यानी ये किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? आपका आंसर होगा कि ये एक प्रकार के शिक्षक यानी शिक्षा व्यवसाय से ये जुड़े हुए थे। आपका आंसर होगा कि ऑप्शन डी शिक्षक। चलिए अगला प्रश्न है, बीबीसी द्वारा किस व्यक्ति पर आधारित फिल्म एक्सिंग द हिमालय बनाई गई? तो ये एक्सिंग द हिमालय जो फिल्म है ये किस व्यक्ति पर आधारित फिल्म बनाई गई है? आपका आंसर होगा कि ये आपकी सुंदरलाल बहुगुणा पर आधारित फिल्म है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गोविंद वन्यजीव विहार कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? तो गोविंद वन्यजीव विहार ये किस जनपद में अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा गोविंद वन्यजीव विहार, ये आपका उत्तरकाशी में अवस्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में है। और कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? आप कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? आपका आंसर होगा कि ये फैला हुआ है आपका 485 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत पर गेहूं बोया जाता है? यानी राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी फसल बोई जाती है? आपका आंसर होगा गेहूं बोया जाता है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में चावल और उत्तराखंड में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं उगाई जाती है। तो गेहूं ये कितना प्रतिशत उगाया जाता है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा कि ये उगाया जाता है आपका 33%। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो जमरानी बांध जो परियोजना है, इस परियोजना से कौन कौन से जनपद को लाभ होता है? आपका आंसर होगा कि इससे लाभ होता है आपका यूएस नगर और नैनीताल को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में पांडवों के स्थान पर ऋषि का आगमन हुआ था। तो पांडवों के साथ किस ऋषि का आगमन हुआ था वन पर्व के अनुसार? आपका आंसर होगा कि ये आगमन होता है आपका लोमस का। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भद्राज मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में भद्राज मंदिर ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि ये है आपका मसूरी में अवस्थित है। कौन सा मंदिर? भद्राज मंदिर। और ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अवस्थित किस पर्वत को सर्वश्रेष्ठ मेरू पर्वत के सम्मान माना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि ये नील पर्वत को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कांडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो कांडा नामक उत्सव है, इस उत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, किस जनपद में होता है? आपका आंसर होगा कि ये पौड़ी में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? कांडा उत्सव। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्योण सांगल आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है? तो स्योण सांगल आभूषण, इस आभूषण का प्रयोग किस अंग में किया जाता है? कहाँ पे धारण किया जाता है इस आभूषण को? आपका आंसर होगा कि ये धारण होता है आपका कंधे पर। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो हिमांशु जोशी के द्वारा कौन सा पत्रिका निकाली गई थी इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि वो पत्रिका थी आपकी ये साप्ताहिक हिंदुस्तान। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मनीष सनवाल का संबंध किस खेल से है? तो मनीष सनवाल इनका संबंध किस खेल से है, किस खेल से संबंध रखते हैं ये? आपका आंसर होगा कि ये संबंध रखते हैं आपका ताइक्वांडो से। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये योजना किस वर्ष शुरू होती है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा कि ये शुरू होती है 7 मार्च 2019 को। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि ठोठा खेलना किस मेले से संबंधित है? तो ठोठा खेलना ये किस मेले से संबंध रखता है? आपका आंसर होगा कि ये संबंध रखता है आपका विश्व मेला से। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जौनसारी किस त्योहार को पायंता कहते हैं? तो जौनसारी जो लोग हैं वो किस त्योहार को पायंता के नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा कि जौनसारी लोग पायंता कहते हैं विजयदशमी को। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे को विस्तारित कर बोइंग और
एयरबस उतरने लायक बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? किस हवाई अड्डे को विस्तारित किया गया है? आपका आंसर है ये किया गया है आपका दून हवाई अड्डे को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि खोदरी परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की है? तो खोदरी नामक जो परियोजना है ये कितने मेगावाट क्षमता की परियोजना है? आपका आंसर होगा कि ये है आपकी 120 मेगावाट की परियोजना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कियोगाड़ किसकी सहायक नदी है? तो कियोगाड़ ये क्या है? एक नदी का नाम है और किसकी सहायक नदी होगी? आपका सही आंसर है कि ये जो कियोगाड़ नामक नदी है ये आपकी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है तक्षशिला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया है? आपका आंसर होगा कि ये शामिल होता है आपका 1980 में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है जल पुरुष नाम से कौन विख्यात हैं? तो जल पुरुष के नाम से हम किसको जानते हैं इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देवपाड़ा नामक जो अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से है? आपका आंसर होगा कि ये संबंध रखता है आपका विजय सेन से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है? तो दशराग्य जो युद्ध है इस मतलब ये इसका वर्णन किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? आपका आंसर होगा कि ये मिलता है आपका 7वें मंडल में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो महावीर के जो अनुयायी हैं उनको मूल रूप से क्या कहा जाता था इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि उनको कहा जाता था निग्रंथ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नामग्याल बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो नामग्याल नामक जो बौद्ध मठ है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? आपका आंसर है ये अवस्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है? तो 52वें क्रम का जो बाघ अभ्यारण्य है वो किसको बनाया गया है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि वो बनाया गया है आपका रामगढ़ विस्तारी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह के चारों ओर कितने वलय हैं? तो जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर वलयों की संख्या पूछी गई है आपसे। आपका आंसर होगा कि इसके चारों ओर वलय हैं आपके 7। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्षों का होता है? तो जो हेले नामक क्या है ये धूमकेतु है इसका परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? आपका आंसर होगा कि ये 76 वर्ष का परिक्रमण काल होता है इसका। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कोलन किस नहर का बंदरगाह है? तो कोलन ये किस नहर का बंदरगाह है? आपका आंसर होगा कि ये है आपका पनामा नहर का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किस मंडल की विशेषता है? तो ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये किस मंडल की विशेषता है? आपका आंसर होगा कि ये विशेषता है आपका बाह्यमंडल की। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि कोयम्बैक हवा किस देश से संबंधित है? तो कोयम्बैक हवा ये किस देश से संबंध रखता है? आपका आंसर होगा कि ये संबंध है आपका इंडोनेशिया से। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है बोरो जनजाति का संबंध है। तो बोरो जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है नहीं इसका संबंध किस कहाँ से है? आपका सही आंसर होगा कि ये ब्राज़ील की एक प्रकार की जनजाति है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो आयरलैंड की मुद्रा का नाम पूछा गया है आपसे। आपका आंसर होगा आयरलैंड की मुद्रा है आपका पाउंड। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? आपका आंसर होगा कि ये बनाती है आपकी ये काराकोरम। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एम.एन. राय ने जन योजना किस वर्ष बनाई थी? तो जो जन योजना है ये किसके द्वारा बनाई गई है? एम.एन. राय के द्वारा बनाई गई है। और कब बनाई गई थी इनके द्वारा ये योजना? आपका आंसर होगा कि ये योजना बनाई गई थी 1945 में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में अनवरत योजना को किस पार्टी की सरकार ने लागू किया? तो भारत में जो अनवरत योजना है वो किस पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया गया है? आपका आंसर होगा ये लागू किया है आपका जनता पार्टी के द्वारा। ऑप्शन
बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? तो वर्तमान समय में गरीबी रेखा का आकलन ये किसके द्वारा किया जाता है? आपका आंसर है ये करता है आपका नीति आयोग करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। तो ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग, ये तो वर्तमान नाम है नीति आयोग का, योजना आयोग का जो वर्तमान नाम है उसको कहते हैं नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारतमाला ये क्या है? ये एक परियोजना है और ये परियोजना किस वर्ष शुरू होती है? आपका आंसर होगा कि ये शुरू होती है आपकी 2017 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत शिवरमन कमेटी बनाई गई थी? तो जो शिवरमन कमेटी है, ये शिवरमन कमेटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है? आपका आंसर होगा कि ये होती है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्माण के दौरान संविधान की प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस चली थी? तो संविधान का जो प्रारूप है उस पर कितने दिन तक बहस चलती है संविधान निर्माण के समय काल के दौरान? आपका आंसर होगा कि बहस चलती है आपकी 114 दिन। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है? यानी आपात उपबंध या फिर आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा है? आपका आंसर होगा भाग 18, ये आपातकाल से संबंध रखता है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद का भाग है? तो इन चारों में से उत्तराखंड ये किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? ये किसका भाग है? आपका आंसर होगा ये भाग है आपका मध्य क्षेत्र का। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस देश के राजदूत थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा ये रूस के राजदूत थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य सूची में यानी राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा ये 61, ये वर्तमान समय में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो सबसे पहले परिसीमन जो आयोग है ये किस वर्ष गठित होता है? आपका आंसर होगा वर्ष 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग गठित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। और अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? आपका आंसर होगा 4 बार किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य सदस्य तुरंत सदन में चाहता है तो उन प्रश्नों को क्या कहते हैं? तो जिस प्रश्न को सदन में यानी संसद में सदस्य तुरंत चाहता है, जिन प्रश्नों का उत्तर तुरंत चाहता है, उन प्रश्नों को किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा उन प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहते हैं। उन प्रश्नों को ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा ये कहाँ से संबंध रखता है? यहाँ पे आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ पर अवस्थित है? हेग में है। और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा ये वर्ष 1946 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया? यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये हमेशा किस तिथि को मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ये मनाया जाता है आपका 14 मई को। तो वर्ष 2022 में कब मनाया गया? 14 मई को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो जो पश्चिमी घाट है इसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है कि विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। तो कब किया गया है सम्मिलित? आपका आंसर होगा ये शामिल किया गया वर्ष 2012 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपका आंसर होगा कि ये पुरस्कार प्रदान होता है आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एम एस वर्ड ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। किसका उदाहरण होता है एम एस वर्ड? आपका आंसर होगा कि ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है
कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। तो जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, आपका आंसर होगा इसको कहते हैं आपका स्पैम, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अधिकांशतः प्रोसेसिंग वो किस में होती है, आपका आंसर होगा कि ये होता आपका सीपीयू में, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो इन चारों में से सर्च इंजन कौन नहीं होगा, आपका आंसर है सर्च इंजन इनमें से MS वर्ड ये सर्च इंजन नहीं होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। तो इन चारों में से भिन्न कौन सा दिया गया है, आपका आंसर है भिन्न होगा यहाँ पे ये 65, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। तो 65 ये किस प्रकार से भिन्न होगा, तो ये आपका ये है 6 का वर्ग, ये है आपका 9 का वर्ग और ये है आपका 7 का वर्ग। तो भिन्न कौन सा दिया गया है 85, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल रीजनिंग से संबंधित है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका सही उत्तर क्या निकलना चाहिए, आपका सही उत्तर निकलना चाहिए ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि गलत संख्या का चयन कीजिए। तो ये रीजनिंग से संबंधित सवाल है, गलत संख्या का चयन करना है आपको, कौन सी संख्या इनमें से गलत दी गई है, आपका आंसर होगा जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 18 निकलना चाहिए, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे एक मॉडल पेपर के। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।